आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम PYQ देखेंगे, यानी कि सीटेट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 2024, 25 और 26 अभी जो है जो फरवरी में पेपर हुए थे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और हम समझेंगे कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपनी प्रिपरेशंस को कैसे करना है। तो आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन कर रखा है कि ये किस साल में पूछे गए थे। एक सेकंड, किस साल में पूछे गए थे एंड ये किस पेपर में, पेपर 1 था या फिर पेपर 2 था। आप इसको भी देखिए ताकि आप चीजों को समझ पाइए। अगर आपको लगे कि ये पेपर वहां ये क्वेश्चंस है नहीं है तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। क्लियर। एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर तो आपको दिख रहा है। क्योंकि सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। नहीं, सभी बच्चे समान गति से नहीं सीखते हैं। इसका तो राइट आंसर आपको दिख रहा है। फिर भी मैं ऑप्शंस को पढ़ रही हूँ। बच्चों के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। बिल्कुल सही जवाब है। केवल तेज बच्चे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। और कमजोर बच्चों को अलग पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर 1 में, यानी कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आप ये कितने सही हो रहे हैं। और आप देखिए कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो इन क्वेश्चन को लगाने के बाद आपका लेवल कहाँ है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर 1 में CDP में कि वाइगोस्की महोदय के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस है केवल जैविक परिपक्वता से, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों के द्वारा, केवल IQ से या फिर केवल अनुकरण से। आप अपना आंसर कमेंट करिए, अपने आंसर्स को बताइए कि क्या होगा आपके हिसाब से, इसमें क्या सही आंसर होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ अभी सही है। आपके हिसाब से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन A, B, C या D। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि सामाजिक। वाइगोस्की महोदय के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों से होता है। केवल बच्चे का विकास जो है वो जैविक परिपक्वता से क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। केवल IQ से नहीं हो सकता है और केवल अनुकरण से नहीं होता है। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए तो आप इसको प्रायोरिटी करिए, प्रायोरिटी दीजिए। इसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि हमने जब भी पढ़ा है तो हमने ये चीजें देखी है कि केवल जो है ना वो हमेशा गलत हो जाता है। आप CDP के क्वेश्चंस को करेंगे तो जहाँ पे किंतु होगा, परंतु होगा, केवल होगा, क्यों होगा, इन सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये 2023 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है अभी, और आपको इसका आंसर बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मतलब है, यानी कि उसका जो मोटो है वो क्या है? केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कमजोर बच्चों को अलग करना, और चौथा ऑप्शन हमारा है कि केवल परीक्षा परिणाम बताना। आप मुझे बताओ कि समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा? केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देना, हाँ ये हो सकता है। पर हम इसको टिक करने से पहले नीचे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। कमजोर बच्चों को अलग करना, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी बच्चे को किसी भी बेस पर अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्यों करेंगे हम? आप एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक बनेंगे तो एक शिक्षक क्या है, वो पढ़ाने में बच्चों के साथ भेदभाव कैसे करेगा? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि सारे बच्चों को आपको साथ में रख के पढ़ाना है। अब साथ में रख के पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा पढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। केवल परीक्षा परिणाम नहीं। इस ऑप्शंस के साथ हमारा B बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठ रहा है और आयोग ने भी B ऑप्शन ही माना था। क्लियर। यहाँ पे जो भी आंसर्स आपके हैं वो सारे के सारे आयोग द्वारा जो आंसर की आई है उसको रिलेट करके ही बनाया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और अपने क्वेश्चन के आंसर जरूर बताइए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि ये 2024 पेपर 2 पे पूछा गया क्वेश्चन है सीडीपी में। प्याजे महोदय के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्था क्या कहलाती है? प्याजे महोदय, मैं हमेशा कहती हूँ कि सीटेट का एग्जाम हो और जिन प्याजे से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता है। वो आपसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हो, थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस हो या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा के भी ये समझ पाएंगे कि पियाजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक को पढ़ना क्यों जरूरी है। ऑप्शंस अगर हम पढ़ें तो पहला है संवेदीगामक अवस्था, क्लियर, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपने अगर प्याजे महोदय के सिद्धांतों को पढ़ा है या फिर आपने इस चैनल पर भी वो क्लासेस हैं, आपने अगर देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे कि प्याजे महोदय की 4 अवस्थाओं में 11 वर्ष के बाद की अवस्था क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सीटेट 2024 में पूछा गया पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाल विकास की प्रक्रियाएं हैं, बाल विकास की प्रक्रियाएं कैसी हैं? अचानक होने वाली, ऑप्शन बी कहता है निरंतर चलने वाली, ऑप्शन सी है केवल शारीरिक एंड ऑप्शन डी है केवल मानसिक। आप मुझे बताइए कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो क्या अचानक होने वाली प्रक्रिया है? नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे का जो विकास है वो निरंतर होते रहता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बच्चे का केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास नहीं, किसी भी बच्चे का जो विकास है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है ना कि 2 साल किसी की उम्र बढ़ती है और उसके बाद रुक जाती है। वो एक सर्टेन एज तक सबकी उम्र बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। तो ये क्या है? ये विकास है। बालक का विकास जो हो रहा है वो उसके जन्म से लेकर के कब्र तक होता है, यानी कि हम जब अपने माता के गर्भ में होंगे तब से हमारा विकास होना शुरू हुआ है, और जब हम इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने इस मानव रूपी शरीर को त्याग देते हैं वहां तक हमारा विकास होते रहता है। तो ये क्या है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जन्म से लेकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड, अगला हमारा क्या कहता है? ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और पेपर 1 में पूछा गया है कि प्याजे महोदय सही है कि प्याजे महोदय के अनुसार बच्चा वस्तुओं को प्रतीकों के रूप में समझना शुरू कर देता है। क्लियर? प्रतीकों के रूप में अगर बच्चा समझना शुरू कर देता है तो ये कौन सी स्टेज में है? आपको पता है कि जिन प्याजे महोदय के 4 अवस्थाएं हैं, इन्होंने 4 स्टेजेस में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के ग्रोथ को, बच्चे के विकास को बांटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। वो कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा वस्तुओं के प्रतीकों को, यानी कि वो समझ जाता है। अगर आप उसे 4 पैर वाली गाय, 4 पैर वाला कुत्ता या 4 पैर वाला घोड़ा दिखाइएगा तो वो उन प्रतीकों को देख करके समझ पाता है। पहले वो उसे क्या कहता था? पहले उसे लगता था कि ये सारे के सारे सेम है। उसे ऐसा लगता था कि सारी की सारी चीजें सेम है। क्लियर? पर अभी क्या है? अभी वो उन सारी की सारी चीजों में डिफरेंसेस बता लेता है कि नहीं, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये जो भी है। तो ये क्या होता है? ये कौन सी अवस्था है? ये कौन सी है? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? आई होप आपको समझ आया हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीटेट, ये पूछा गया है सीटेट 2024 में और पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। वाइगोस्की महोदय के अनुसार जेड-पीडी का संबंध किससे है? जेड-पीडी का संबंध किससे होगा? याद करने से। इनके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखो ऑप्शंस में है। पहला ऑप्शन है कि याद करने से। क्या जेड-पीडी का जो संबंध है वो याद करने से है? बच्चों की सहायता से सीखने की क्षमता, ऑप्शन सी है केवल आईक्यू से, और ऑप्शन डी है शारीरिक विकास से। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों के सहायता से सीखने की क्षमता को विकसित करना ही वाइगोस्की महोदय के जेड-पीडी सिद्धांत का संबंध है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और बिल्कुल सही है। आप इसके साथ जा सकते हो। एक सेकेंड, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और ये पूछा गया है सीटेट 2023 के पेपर नंबर 1 में।
क्या है, बुद्धि को सबसे अच्छे रूप में समझा जा सकता है, बुद्धि को सबसे अच्छे रूप में कब समझा जा सकता है। चलिए आप इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़िए एंड आंसर को टिक करिए। एक स्थिर क्षमता से सीखने और समस्या समाधान की क्षमता से, केवल जो परीक्षा में अंक मिलते हैं उससे, और ऑप्शन डी कहता है जन्मजात गुण मात्र से। चलिए आप अपने हिसाब से इसका आंसर बताइए। देखिए, एक स्थिर क्षमता कभी भी किसी भी बुद्धि की सबसे अच्छी समझ नहीं विकसित कर सकती है। हमेशा समस्याओं का समाधान करना और सीखने के लिए हमेशा एक होता है ना कि आप कितने ज्यादा सीखने को लेकर के एक्टिव हैं, आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, आप चीजों को सीख रहे हो। आप खुद समझिए कि आपने किसी बुक को पढ़ा है एंड अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, उसकी चीजों को आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन के बाद उसे भूल जाइएगा। तो ये क्या हो जाता है, एक स्थिर चीजें हो गई, हमने पढ़ा और हम उसे भूल गए। तो क्या है यहाँ पे हो जाएगा सीखने और समस्याओं के समाधान की क्षमता बुद्धि को सबसे अच्छे रूप में समझा जा सकता है। तो इन सारे ऑप्शंस में आप बी ऑप्शंस को टिक करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सीटेट 2022 से। सीटेट 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रेरणा का अभाव होता है। अधिगम में प्रेरणा का अभाव होता है। आपके ऑप्शंस है नकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं होता, सीखने को बढ़ाता है, या केवल परीक्षा में। अधिगम प्रेरणा का प्रभाव क्या होता है, इसमें सीखने को बढ़ाने का होता है। देखिए, नकारात्मक प्रभाव तो नहीं होगा। अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, वो सीखने के लिए आपको प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो ये नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट तो नहीं हुआ ना। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रभाव कैसे नहीं होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो कोई प्रभाव का तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मैं आपसे कहती हूँ कि केवल जहां भी दिखे आप उसे भी टिक करिए, क्योंकि ये भी हमेशा गलत होता है। हमेशा मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि ये ऑप्शन गलत ही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एंड अगला हमारा कहता है कि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट 2024 में कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है। क्या है समावेशी शिक्षा का अर्थ, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। बी ऑप्शन कहता है अलग अलग कक्षा बनाना। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल मेधावी बच्चों को शिक्षा देना। आप एक चीजें देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि केवल नहीं, ना ही हम केवल विशेष बच्चों को पढ़ाएंगे और ना ही केवल मेधावी बच्चों को। अगर आप सिर्फ मेधावी बच्चों को पढ़ाइएगा, विशेष बच्चों को पढ़ाइएगा, तो बाकी क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना भी नहीं होगा। आप इन दोनों ऑप्शन में एक बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सभी बच्चों को तो साथ ही पढ़ाते हैं ना हम, तो फिर ये एक कैसे गलत हो गया। क्लियर। अलग अलग कक्षा बनाना, ओके, ये चीजें गलत है। अलग अलग कक्षा बनाना नहीं, हम किसी के साथ अलग अलग कक्षा नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सबको साथ में पढ़ाएंगे, सबको साथ में बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो टीचर की भूमिका क्या है, टीचर क्या कर रहा है वहाँ पे, टीचर की वैल्यू क्या है, क्या वो यहाँ पे नियंत्रक है, मार्गदर्शक या सहायक है। सी ऑप्शन है केवल व्याख्या करता है, या फिर डी ऑप्शन है परीक्षक है। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा एंड अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बी। बी कहता है कि जो टीचर है वो क्या है, वो सहायक करता है, मार्गदर्शक है। हम टीचर हैं तो हम क्या करते हैं, हम गाइड करते हैं, हम मार्ग दिखाते हैं। आप सपोज करिए कि आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी समझ रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं। तो और अगर जरा सा भी मेरी वीडियोस को देखते होंगे और फॉलो करते होंगे तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इसके लिए ये सिलेबस है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, ऐसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, उसके बाद आप अपने टीचिंग फील्ड में अपने करियर को और अच्छा बना सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सहायता है, ना ही मैं आपको नियंत्रित कर रही हूँ, ना ही मैं केवल व्याख्या दे रही हूँ, ना ही मैं सिर्फ परीक्षा ले रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, आपको मार्ग दिखा रही हूँ, आपको चलना और ना चलना आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2022 में पूछा गया है कि सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो जाएगा। चलिए,
ऑप्शन नंबर ए कहता है रटना, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुभवों द्वारा सीखना, ऑप्शन सी कहता है डर के सीखना और ऑप्शन डी कहता है डर से सीखना। तो आप एक चीज देखिए, रटना तो कभी नहीं होगा, हम रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। रटना रटंत विद्या टिकंत नहीं, रटना नहीं है। हम बच्चे को उस टॉपिक के साथ रिलेट करके उसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसको उसके डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझा सकते हैं, पर रटा नहीं सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डर के सीखना और दंड दे के सीखना तो बिल्कुल गलत है। तो आप बी ऑप्शंस के साथ इस क्वेश्चन में जाइए, तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे और आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण? केवल वातावरण है, केवल अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों है, या फिर कोई नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है? केवल वातावरण और केवल अनुवांशिकता नहीं। बच्चे के जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनके रंग रूप में, उनके चाल ढाल में, उनके बोल चाल में, उनके सीखने के तरीके में, उनके बुद्धि लब्धि में, इन सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? उनकी हेरिडिटी और उनके सराउंडिंग, उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे किसी एक को तो नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब किसी एक को तो टिक नहीं कर सकते हैं, जब हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी यहाँ पे है जिसमें दोनों की बातें की जा रही है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए। आप सब एक दूसरे से भिन्न है, हमारी बोल चाल अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा IQ अलग हो सकता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता अलग हो सकती है। इसके बावजूद भी आप एक शिक्षक हैं, तो आपको उन सारे व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही अपनी टीचिंग करानी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको टॉपिक समझाना है। क्लियर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप सीटेट के CDP के क्वेश्चंस को जरूर करा कीजिए। निर्माणवादी दृष्टिकोण में बच्चा क्या है? निर्माणवादी दृष्टिकोण क्या होता है? इसमें बच्चा क्या है? बच्चा कहाँ है? ज्ञान का निर्माण करता है, वो केवल सुनता है, केवल याद करता है, या फिर निष्क्रिय रहता है? आप देखो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस को तो इतना इजी बेसिस पर कर ले जाएंगे, बस एलिमिनेट करने आना चाहिए आपको। आपको पता है कि बच्चा, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो केवल और निष्क्रिय, इन तीनों चीजों को एक सिरे में काट दीजिए, तो आपके पास ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा ए, और ए ही बिल्कुल सही है। निर्माणवादी दृष्टिकोण में बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि निष्क्रिय रहना, दंड देना तो आंसर ही नहीं होने वाला। कक्षा में गलत उत्तर देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सीटेट के CDP के पेपर में। अपमान कर देना चाहिए, दंड दे देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है सुधार का अवसर देना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है कि अनदेखा कर देना चाहिए। अगर आपकी कक्षा में बच्चे गलत उत्तर देते हैं, तो क्या आप उनका अपमान कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें दंड दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें सुधार का अवसर देंगे, बिल्कुल सही बात है, और अनदेखा करना भी नहीं। गलतियां करना सीखने के लिए एक जरूरी चीजें हैं। अगर सामने बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा? वो रोबोट थोड़ी है कि हर चीज परफेक्ट कर ले। गलतियां करेगा, उससे सीखेगा, उससे अनुभव लेगा, और फिर वो नेक्स्ट टाइम उस चीज को सुधारेगा। यही सारी चीजें तो है। आप क्योंकि एक्टिव रहेगा बच्चा, वहां पे वो सीखेगा, देखेगा, उससे गलती होगी, वो फिर से आपसे पूछेगा। और आप एक शिक्षक हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं, आपको बताना है, उसे समझाना है। क्लियर। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला है सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों के जो सीखने की गति है ना, वो अलग अलग होती है। हर बच्चा एक लेवल से नहीं सीखता है, हर बच्चा एक सेंस का नहीं होता है, तो एक ही तरीका अपनाना चाहिए। जब बच्चे अलग अलग हैं, जब सीखने का तरीका उनका गति अलग अलग है, उनका सेंस अलग अलग है, तो आप एक ही तरीके से कैसे सिखा सकते हो? अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना, हाँ ये हो सकता है, पर हम और भी ऑप्शन को पढ़ेंगे। क्लियर। केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, तो अगर आप सिर्फ तेज बच्चों को पढ़ाइएगा तो बाकी बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कमजोर बच्चों को छोड़ देना चाहिए। अगर आप कमजोर बच्चों को छोड़ दीजिएगा तो फिर उन्हें कौन पढ़ाएगा? और अगर आप क्लास में ऐसे करोगे तो आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे, और ना ही जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज हैं आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करके उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर।
बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा है सीटेट 2023 में पूछा गया एरी एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है। अब मुझे बताइए, एरी एरिक्सन महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था की कुछ समस्याएं हैं। अब वो कौन सी समस्याएं हैं? तो पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा ऑप्शन कहता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, तीसरा ऑप्शन है पहल बनाम अपराध बोध, और चौथा ऑप्शन है स्वायत्तता बनाम शर्म। इसमें बताइए क्या आंसर क्या होगा। अब इसमें आप फंसने वाले हो, मैं जानती हूँ। आप इसका आंसर कर जाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है एरिक्सन महोदय, एरी एरिक्सन कहते हैं कि जो किशोरा अवस्था है ना, वो क्या है, वो पहचान बनाना और भूमिका भ्रम की अवस्था है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्या है, ये किशोरा अवस्था जो है वो आंधी और तूफान की अवस्था है। किशोरा अवस्था जो है वो हीरो वर्शिप की अवस्था है। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब, कब सीखेंगे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छा क्लास में बच्चा कब सीखेगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे चुप रहते हैं, नहीं। केवल नोट लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं। डर के वातावरण में रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर क्या दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चा कब सीखेगा ज्यादा, जब वो एक्टिव होगा, जब वो पढ़ेगा, जब वो उन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेगा। अब अगर आपने 40 मिनट 45 मिनट के लेक्चर्स दे दिए, क्लास खत्म हो गई एंड आप चले गए हो और उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, बस उसने कहानी सुनी एंड उसके दिमाग से चीजें निकल गई, तो ना ही आपके पढ़ाने का कोई फायदा है और ना ही उसके पढ़ने का कोई फायदा रह जाएगा। तो आप देखो कि बच्चा एक्टिव हो। आप अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप अपने लर्निंग मेथड्स को चेंज करिए, अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करिए, उसके प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट समझिए कि उसे क्यों नहीं समझ आ रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम है। कहीं वो डर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ये सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है एंड आप देखिए सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड आप फंस जाओगे। इसलिए मैंने PYQ कराया आपको, ताकि आप खुद से करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इन क्लासेस को डेली बेसिस पर देखा करिए, आप इस बार बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हो सीटेट में। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आपको अपने क्लास में क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, रचनात्मकता को बढ़ाना है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस को पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है, केवल एक उत्तर स्वीकार करना चाहिए। देखिए अगर आप अपने क्लास को रचनावादी बनाना चाहते हो ना, अगर आप अपने क्लास में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो केवल एक आंसर पर संतुष्ट नहीं होना है, नए विचारों को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही बात है। गलतियों पर दंड देना चाहिए और रटने पर जोर देना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। और जब आप रचनावादी, जब आप क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हो, तो आप किसी एक आंसर को स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर बच्चों को कोई होमवर्क दे दिया है या फिर किसी चीज को डिस्कस करने को बोला है या फिर कोई पॉइंट आउट समझाने को बोला है, तो हर बच्चा अपने हिसाब से कुछ अलग अलग सोच करके लाएगा। हो सकता है कि वो जो आप सोच रहे हो वो उससे भी अलग कुछ आंसर कर दे। तो ये क्या है, वो उसके विचारों को प्रोत्साहित करता है। मतलब जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चा एक ही हिसाब से आंसर देगा, वो तो फिर रटने वाली बातें हो गई कि वो रट के आ गया है आंसर। वो समझने पर फोकस किया जाए। मतलब क्या है कि हम वहाँ पे देखेंगे कि बच्चा अपने सेंस से चीजें क्या बना सकता है, क्या बोल सकता है। मैंने एक टॉपिक दे दिया, डेमोक्रेसी या कुछ भी टॉपिक मैंने दे दिया है, तो उस पर बच्चा अपने हिसाब से क्या चीजें कनेक्ट करके लाता है, वो कौन से एग्जाम्पल्स को सीख करके लाता है। क्लियर? बी के साथ आप जा सकते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, बुद्धि में बहुआयामी सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे है महोदय जो कि हमारे विद्वान हैं, विद्वानों के नाम दिए गए हैं। अगर आपने पढ़ा है बहुबुद्धि सिद्धांत तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। पहले ऑप्शंस में है प्याजे महोदय, और अगर आपने जरा सा भी स्मार्टनेस करके इस क्वेश्चन को किया तो आप कर ले जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि के किसी भी सिद्धांत में प्याजे महोदय का कोई रोल नहीं है। क्लियर? अब है हर्वर्ड गार्डनर महोदय, और बहुबुद्धि सिद्धांतों की बात ये करते हैं। स्कीनर और फ्रायड महोदय, हाँ स्कीनर महोदय भी नहीं करते हैं,
सी, बी और डी ऑप्शंस में से कोई एक होगा और यहाँ पे हर्वर्ड गार्डनर महोदय हो जाएंगे, यानी कि बहुबुद्धि बहुआयामी सिद्धांत से संबंधित यही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीटेट 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रेरणा का आंतरिक स्रोत क्या है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। तो क्या है ये, रुचि है, दंड है, अंक है या फिर पुरस्कार है। जब आप इंटरनली मोटिवेट होते हो ना तो इससे ये इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को इनबिल्ड करता है, मतलब हमें रुचि है उस चीज को पढ़ने में। मैं कभी भी मतलब वो जो पढ़ रहा है, जो बच्चा मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है, उसे ना ही अंक का लालच है, ना ही दंड का लालच है, ना ही पुरस्कार का लालच है, वो सीखने के लिए उस चीज को पढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। और ये 2024 में आपसे पूछा गया है, रैंक बनाना, कठिनाइयों को पहचानना, तीसरा ऑप्शन है दंड देना और चौथा ऑप्शन है फेल करना। देखिए निदानात्मक मूल्यांकन का जो अर्थ है वो है कठिनाइयों को पहचानना। ना ही हम बच्चे का रैंक बनाते हैं, ना ही दंड देते हैं और ना ही उसे फेल करते हैं। निदानात्मक का मतलब होता है उसकी कठिनाइयों को देखना। देखिए बच्चा कहाँ गलत है, वो किस लिए नहीं सीख पा रहा है, क्या प्रॉब्लम रह जा रही है, किस में प्रॉब्लम रह जा रही है, इन सारी चीजों को देखना और उसका निदान करना। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, तो ये है निदानात्मक मूल्यांकन और बी ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो, आपके आंसर सही हो जाएंगे। यानी कि कठिनाइयों को पहचानना ही निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है। उसके बाद आप उसके प्रॉब्लम्स को जानेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, निदान करेंगे बेसिकली। क्लियर। सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है। तो स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है, बच्चों को सहायता देना, बच्चों को अकेले छोड़ना, परीक्षा देना या याद करना। इस चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को टिक करिए एंड ये हो जाएगा बच्चों को सहायता देना। तो ऑप्शन बी आप इसके साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है, और ये क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया है सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चन में, कि अधिगम में सामाजिक संपर्क पर जोर दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा कि सामाजिकता की बात कौन करता है, क्या कोहलबर्ग करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं, वाइगोस्की करते हैं या फिर पियाजे महोदय करते हैं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात यह है कि आप सबसे पहले यहाँ से आप सबसे पहले पियाजे महोदय को हटा सकते हैं, क्योंकि पियाजे महोदय संज्ञानात्मकता की बात करते हैं, सामाजिकता की बात नहीं करते हैं। तो पियाजे महोदय तो सबसे पहले गलत हो जाएंगे। कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक ये दोनों, ये भी और ये दोनों भी नहीं होंगे। कोहलबर्ग भी नहीं बात करते हैं, ये नैतिक वैल्यूज की बात करते हैं। एंड थॉर्नडाइक महोदय भी नहीं बात करते हैं, ये रीइंफोर्समेंट की बातें करते हैं। तो बचा कौन, वाइगोस्की। और हमें पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वाइगोस्की महोदय जो है वो सामाजिकता की बात करते हैं, सामाजिक संपर्कों की बात करते हैं, सामाजिक वैल्यूज की बात करते हैं, सामाजिक मूल्यों की बातें करते हैं। इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक विविधता का सम्मान करता है। बिल्कुल सही बात है। भेदभाव करता है, जी नहीं, कभी नहीं। केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देता है, तो नहीं। कमजोर बच्चों को अलग करता है, बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल जाइए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि प्रेक्षण द्वारा सीखने का सिद्धांत है, क्या है। ये किसका सिद्धांत है, बंडुरा का, पॉलो महोदय का, स्कीनर महोदय का या फिर कोहलबर्ग का। ये सिद्धांत किसका हो जाएगा, तो ये है बंडुरा महोदय का। प्रेक्षण द्वारा सीखने का सिद्धांत हमारे बंडुरा महोदय का है और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या हो जाएगा। आप ऑप्शंस को पढ़िए एंड आंसर करिए। सबसे पहला ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता, केवल वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों, एंड केवल विद्यालय। तो आप हमेशा टिक करिए ऑप्शन नंबर सी को। यानी कि बच्चे के विकास में जितना मैटर हेरिडिटी करती है उतना ही ज्यादा वैल्यू होती है आपके एनवायरमेंट की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है
उसमें कैसा, किस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए, केवल अंत में, निरंतर प्रक्रिया के रूप में, केवल परीक्षा के समय, या फिर केवल अंक देने के लिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या आंसर इसका सही हो सकता है? निरंतर प्रक्रियाओं के रूप में, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल अंत में मूल्यांकन होना, एक शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन पूछ रहा है ना आपसे, तो निरंतर होने वाली ये मूल्यांकन है। आप हमेशा क्लास में फीडबैक लेते रहिए, हमेशा देखते रहिए, उनके थोड़े बहुत मॉक टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, उनके वीकली टेस्ट कंडक्ट करा लीजिए। चैप्टर खत्म होता है तो आप उसमें सेमिनार ऑर्गेनाइज करा लीजिए छोटा मोटा, या फिर डिबेट रखवा लीजिए। तो ये क्या है, ये निरंतर होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये मूल्यांकन है। क्लियर? तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे देखोगे कि प्याजे महोदय से ये तीसरा या फिर चौथा क्वेश्चन होगा, तो आप प्याजे महोदय को इग्नोर मत करिए। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें से कौन सी अवस्था है? एंड ये क्वेश्चन ना आप बहुत बार एग्जाम में देखोगे, बहुत बार रिपीट हुए हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इन चारों में से क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा किस एज में रहता है, वो अनुकरण करता है, ये है मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और बिल्कुल सही है। बच्चों में भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावी होता है कब? बच्चों में भाषा का जो विकास है वो कब होगा? सामाजिक संपर्क से, केवल उम्र से, केवल किताबों से, एक केवल अनुकरण से नहीं। बच्चे का जो विकास है ना वो सामाजिक संपर्कों से इनबिल्ट होता है, वो समाज में बाहर निकलेगा। सब याद रखिए कि बच्चे का सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार है, सबसे पहले शिक्षक उसकी माँ है, सबसे पहला समाज उसका परिवार है, जहाँ पे वो बोलना, चलना, घूमना सीखता है, जहाँ पे वो चीजों को समझना सीखता है। तो सामाजिक संपर्क से ही बच्चे के विकास हो सकते हैं, बच्चे के भाषाई विकास हो सकते हैं। सीखने में त्रुटियां बताती हैं कि, सीखने में त्रुटियां क्या बताती हैं? बच्चा असफल है, सीखने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, बच्चा कमजोर है, या फिर शिक्षक असफल है। तो सीखने में त्रुटियां क्या दिखाएंगी? यहाँ पे बच्चा सीखने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल जा सकते हो, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कहता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधित है। थॉर्नडाइक महोदय, अब आप बताइए, ऊपर आपने देखा होगा अगर क्वेश्चन को सही से, तो आप यहाँ पे कर ले जाओगे। क्या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है? सामाजिक अधिगम और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या थॉर्नडाइक महोदय का है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। आप देखोगे कि थॉर्नडाइक महोदय कैसे सिद्धांत व्यक्त करते हैं? ये करते हैं प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन हो सकते हैं? ऑप्शन है एक जॉन डेयूई, स्किनर, फ्रायड या पॉलॉक। तो आप याद रखो कि प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक हमारे जॉन डेयूई हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में विविधता को शिक्षक को ही मनाना चाहिए। कक्षा में विविधता को शिक्षक को मनाना चाहिए। समस्या, अवसर, बाधा या कमजोरी, इसे अवसर टिक करिए, बी ऑप्शन के साथ जाइए। समस्या नहीं है ना, ये अवसर है। अगर बच्चा अलग अलग विविधता का है, अलग अलग वेशभूषा से है, अलग अलग सराउंडिंग से, अलग अलग एनवायरमेंट से है, तो आप एक ऐसा क्लास क्रिएट करिए, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करिए जहाँ पे सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो सकता है, आप एक बी के साथ जा सकते हो। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सब बच्चे की रुचि बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चे का रुचि बढ़ाना, उसका इंटरेस्ट इनबिल्ट ना हो तो उसे बिल्ड करना, ये क्या है? तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण से ही हो सकता है, रटा कर, याद करा कर, डरा कर नहीं हो सकता है। तो आप ए के साथ बिल्कुल जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला चलिए देखते हैं, अगला हमारा क्या कहता है कि सीटेट 2024 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, सीखने में के दौरान यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? सीखने के दौरान, केवल साल के अंत में, केवल प्रवेश के समय, या फिर केवल रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए, सीखने के दौरान सीखा गया असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्या कहता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला भावनात्मक सरकार है चिंता। भावनात्मक कारक क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला भावनात्मक कारक क्या हो सकता है? चिंता, प्रेरणा, रुचि या फिर ये सारे नहीं। यहाँ पे हो जाएंगे बी और सी सही है। चिंता नहीं हो सकता, टेंशन कभी भी, प्रेरणा कैसे हो सकती है? सृजनात्मकता बच्चे की विशेषता है। नए विचार देना, केवल नकल करना, चुप रहना या नियमों को हमेशा मानना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, ए बिल्कुल सही है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखिए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? केवल पाठ पूरा करना, सीखने का वातावरण बनाना, दंड देना या केवल परीक्षा करना। सीखने का शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने का वातावरण बनाना। ना ही शिक्षक का काम है दंड देना, ना ही शिक्षक का काम है केवल पाठ पूरा करना, और ना ही परीक्षा लेना। सिर्फ परीक्षा लेना एक शिक्षक का काम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है बच्चों की गलती। ये 2023 में आपसे पूछा गया है कि बच्चे की गलती को शिक्षक को देखना चाहिए क्या करके। एक सेकंड, हाँ ये हो गया था। बच्चों की गलती को शिक्षक को देखना चाहिए सीखने के अवसर के रूप में। अपराध, अच्छा ये ऑप्शन से दिख गया, ये हो जाएगा। अपराध के रूप में हम क्यों देखेंगे? छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा कितना बड़ा गलती करेगा। सहयोगात्मक अधिगम क्या है? सहयोगात्मक अधिगम क्या है? बच्चे मिलकर सीखते हैं, केवल शिक्षक बोलकर सिखाता है, केवल किताब पढ़ी जाती है, केवल काम होता है। यहाँ पे बच्चे मिलकर सीखते हैं, ये है सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे सहयोग द्वारा सीख रहे हैं, तो ऑप्शन ए के साथ जाइए। अगला है 2024 में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कक्षा में बुद्धि के विभिन्न स्तरों पर होने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को समान कार्य देना चाहिए, अलग अलग रणनीतियां अपनानी चाहिए, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, कमजोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अलग अलग गतिविधियां अपनानी चाहिए, यानी कि बी के साथ आप टिक कर सकते हैं। अगला हमारा है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। वाइगोस्की महोदय के अनुसार सबसे अच्छा बच्चा कब सीखेगा? केवल प्रयास से, सामाजिक सहयोग के मध्य से, केवल अनुकरण से और केवल पुरस्कार है। आपको पता है कि जब भी वाइगोस्की महोदय आते हैं और इनसे बात हो तो ये हमेशा पर्यावरण को प्रेफर करने वाले थे, तो बी के साथ आप जाएंगे तो आपका आंसर जरूर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह विचार किससे जुड़ा है? यानी कि जो सीखना है वो अपेक्षाकृत विचार में अस्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन भी है, कुछ अस्थायी परिवर्तन भी है, तो इसे किससे जुड़ा होना चाहिए? जातिवाद से, व्यवहारवाद से, मानवतावाद से, निर्माणवाद से और मनोविश्लेषणवाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। क्लियर? सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड। एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो क्या कहता है? वो क्या कर रहा है? वो निष्क्रिय शिक्षण करा रहा है, खोज आधारित अधिगम करा रहा है, रटने की विधि बता रहा है, या फिर दंडात्मक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा खोज आधारित अधिगम, यानी कि बी के साथ आप जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेड पीढ़ी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो सहायता प्रदान करना एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला हमारा कहता है कि समावेशी शिक्षा की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में भेज देना चाहिए, सामान्य कक्षा में आवश्यकता सहायता देनी चाहिए, और बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आप किसी भी बच्चे को अलग थलग क्यों कर रहे हो? अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उनका इलाज करिए, आप उन्हें क्रिटिसाइज मत करिए। अधिगम में प्रेरणा का अर्थ क्या है? सीखने की इच्छाओं को बढ़ाने वाली शक्ति। बी के साथ आप जाइएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। किशोरों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्थायी प्रभाव, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल परीक्षा या केवल अनुशासन। एंड ए के साथ आप जाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बच्चों की गलतियों का विश्लेषण कहलाता है क्या? दंडात्मक, निदानात्मक, योगात्मक और चयनात्मक। तो ऑप्शन ए के साथ जाइए, आपके आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक वही है जो सभी बच्चों की जरूरतों को समझता है, केवल पाठ्य पुस्तक पूरा करता है नहीं, केवल अंक, केवल अनुशासन, इसके साथ नहीं। आप ऑप्शन ए के साथ जाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस। आपको ये क्लासेस कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आपके आज कितने नंबर सही हुए
आप आउट ऑफ कितना ला पाए हैं आप ये भी कमेंट करिए। एंड अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इसके पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगी। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो मैं आपको जीके जीएस के भी जो आपके 40 नंबर के हैं 6 to 8 में, मैं उसे भी प्रिपेयर करा दूंगी। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। और हाँ, आपको किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप अगर एक बार सीटेट क्लियर कर लेते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ इन क्लासेस को शेयर करिए, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये क्या होती है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको आपके ड्रीम जॉब को दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस में बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर जिन पे आज महोदय के सिद्धांतों का। आपसे मिलेंगे किसी नए क्लास में और नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है।